देश का देश के हालात एकदम नाजुक दौर पर हैं। देश के हालात बिल्कुल नाजुक दौर पे हैं और देश में एकदम से सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की जद्दोजहद सी लगी हुई। देश में जो बूढ़ा किसान है और युवा वर्ग है वो रोड पर है। इन सभी चीजों से ये जो सबसे ज्यादा तबका प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा तबका जो किसान है, युवा है, बेरोजगार है, वो किस वर्ग का तबका सबसे ज्यादा प्रभावित है? वो प्रभावित है बहुजन वर्ग का, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी का तबका सबसे ज्यादा प्रभावित है। बहुजन तबकों के हितों की लड़ाई के लिए 15 अप्रैल 2020 में भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने एएसपी, आजाद समाज पार्टी का गठन किया था। इस नाजुक दौर में जब बहुजन रोड पे है, दो वक्त की खाने की रोटी उसे मिल नहीं रही है, खाली पेट है, तो क्या वाकई इन खाली पेटों के लिए, इन बेरोजगार लोगों के लिए एएसपी सबसे बड़ा हथियार या उद्धारक साबित होगी? इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सत्येंद्र सेंगर विद्रोही, एएसपी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं। बात करते हैं इन सही नीतियों पे उनसे। जय भीम। स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ। बताइए। सत्येंद्र जी, भीम आर्मी थी पहले, भीम आर्मी के बाद एएसपी बनी है। देश में हालात बिल्कुल नाजुक है, किसान युवा रोड पे है। तो बिल्कुल। सबसे पहले बात जो अभी आंदोलन चल रहे हैं किसान की करते हैं, उस पे आपकी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस तरीके से अपनी राय रखते हैं, उसको उभारने की क्या कोशिश करते हैं? पंजाब और हरियाणा में किसान ज्यादा आंदोलित है। पंजाब में इसलिए है, तर्क दिए जा रहे थे वहां कांग्रेस की सरकार। हम मध्य प्रदेश की आपसे बात करते हैं जहां पर भाजपा सरकार है। तो क्या वाकई किसानों में वो आक्रोश है जो इस बिल को वापस कर सकता है, और आपकी पार्टी इसके लिए क्या स्टैंड रखती है? सर्वप्रथम तो जय भीम। और आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। तो आपकी वजह से, आप लोग जो हमें मौका देते हैं, जिसकी वजह से, आपके न्यूज चैनल की वजह से हम करोड़ों लोगों तक अपनी बात को परोस पाते हैं। आप सबसे पहले तो धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने जो बात रखी थी कि भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आदरणीय बहुजन विवाह हृदय सम्राट चंद्रशेखर भाई ने संस्थापक जो है वो भीम आर्मी के। जी जी। थोड़ा सा, हाँ। अब अच्छा, चूंकि माफ जो कीजिएगा। हाँ, चूंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं देश के अंदर, उसमें कोई दोहरा नहीं है। आपने बताया युवा, किसान जिस प्रकार से सड़कों पर है, तो ये सड़कों पर आए किस लिए, किस वजह से आए? चूंकि इस देश के अंदर आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या जातिवाद की है। जातिवाद में भी आप देखेंगे तो जो जब से जाना शूद्र अतिशूद्र, SC ST OBC माइनॉरिटी में शूद्र अतिशूद्र, तो जिनको बाबा साहब राष्ट्र निर्माता जब संविधान के द्वारा आरक्षण का जो प्रावधान, प्रतिनिधित्व का प्रावधान उन्होंने रखा था, आरक्षण में आरक्षण दिया गया संविधान के तहत, तो उससे क्या हुआ कि बहुजनों को नौकरियां, चाकरियां और अपना राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला, जिसकी वजह से मंत्री, MP सब कुछ बने। तो क्या हुआ, इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि जब पढ़ने का अधिकार मिला, इस देश के अंदर संविधान की बदौलत पढ़ने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, तो बहुजनों की जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जिनको हजारों सालों से वंचित शोषित रखा गया था, बुद्धिजीवी वर्ग निकल कर आया। और ये लोग जिस प्रकार से OBC, SC ST और जो बहुजन शब्द है, उनको बेवकूफ बनाए जा रहे थे जब से, तो वो तर्कशील होने लगे। तर्कशील होने लगे तो उनको क्या हुआ, इनके पास पैसा आने लगा तो अपना संगठन बनाने लगे। संगठन के बाद पार्टियों का निर्माण हुआ इस देश के अंदर।
पहले इन लोगों का एक छत्र राज इस देश के अंदर चलता था, लेकिन वो मजबूत सरकारों की जगह मजबूर सरकारें इस देश में स्थापित होने लगी, तो इन लोगों के पेट में, मनवादियों के पेट में दर्द होने लगा। दर्द होने लगा, उसकी वजह से इन लोगों ने देखा कि इसकी मूलभूत समस्या क्या है, ये लोग इतना आगे कैसे बढ़े, तो इनको सीधा सीधा एक ही शब्द निकल कर आया, आरक्षण। जो प्रतिनिधित्व है, इन लोगों को आरक्षण मिला, उससे इनकी रोजी रोटी लगी, नौकरियां मिली, और उससे इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के संगठन और राजनीतिक दलों का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज जो बहुजन समाज का वोट है, तो वो डाइवर्ट भी होने लगा बहुजनों के लिए। तो इन लोगों ने इसको निरस्त करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिए ये जरिया लेकर आए। तो सबसे बड़ी ये जरिया क्या लेकर आए? ये निजीकरण लेकर आए। सबसे बड़ी बात ये है, निजीकरण में मुझे एक बात बताइए, जो पूंजीपति है, इस देश के पूंजीपति है, जिनको वो कंपनियां जो देश की शान है, जो कंपनियां हमारे देश की शान थी, वो कंपनियां उनको बेची जा रही है। वो खुद डिफॉल्टर है, जिन्होंने सरकार से कर्जा लिया है। किसान को आंदोलन को निजीकरण से जोड़ के देखते हैं, किसान का आंदोलन बिल्कुल देखते निजीकरण से जोड़ के हैं, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं जो बता रहा हूं बिल आपको। पास हुए हैं, तीन बिल पास हुए हैं, इन तीनों बिलों को आप निजीकरण से जोड़ के देख रहे हैं, मतलब सीधे सीधे बिल्कुल उद्योगपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है, आपका भी ये मानना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये उद्योगपति, उन उद्योगपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है सब कुछ इस देश का, जो लोग खुद डिफॉल्टर हैं। सरकार से जिन लोगों ने कर्जा लिया है, वो अभी तक कर्जा भी नहीं चुका पाए, जिसके लिए एनपीए की श्रेणी में है कई लोग। आप लोगों ने देखा होगा, अभी सरकार ने पूंजीपतियों का कितना जो कर्जा था वो माफ किया था, लेकिन इस देश के अंदर आपने देखा होगा, उनको मालूम है आज तक, मैं भी एक भूमि पुत्र हूं, किसान पुत्र हूं, किसानों को इस प्रकार से स्लो पॉइजन दिया गया है कि किसानों का एक स्वतंत्र संगठन इस देश के अंदर बनने ही नहीं दिया गया। इस भारत देश के अंदर किसानों का स्वतंत्र संगठन बनने ही नहीं दिया गया। इस प्रकार से उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, और इस देश के अन्नदाताओं की वो हालत है, आप देखिए, इतनी बुरी हालत कर दी है। अब इसके बाद तो स्वयं सरकार खुद गिरवी रखने जा रही है पूंजीपतियों की। आप ये बिलों को देखेंगे, तो जिस प्रकार से सरकार खुद गिरवी रखने के लिए जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस देश में कुछ नहीं है, सिर्फ बहुजन, SC ST OBC को वंचित रखने का जरिया इन लोगों ने निकाला है, निजीकरण। और बहुजनों के लिए निजीकरण अभिशाप। अच्छा, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो मेन बात कर रहे हैं कि हम एमएसपी एक निर्धारित कर दी जाए हमारी, उनको बाकी वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था बहुत ज्यादा नहीं मतलब है उनसे, बार बार बातें जो हो रही है वो एमएसपी की हो रही है। आजाद पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को सबसे ज्यादा 3 बिल में किसमें दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हेलो हेलो। एमएसपी होगी, किसान ये कह रहे हैं शायद आपकी बातें फिर बतौले हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं बनता है, शायद एमएसपी ना रहे। तो आंदोलन एमएसपी पे है कि जब तक एमएसपी नहीं होगा, वो मतलब उनको अगर एमएसपी दे दी जाए तो वो लोग निश्चिंत हो जाएंगे। तो आप की पार्टी इन 3 बिल में सबसे ज्यादा घातक किसको मानती है? देखिए, निजीकरण का कोई भी बिल हो, हमारे लिए सभी घातक है, बहुजनों के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि किसान भी जो तबका है वो कहीं ना कहीं बहुजन तबका है, जो जितने भी है। तो जो एमएसपी जो कर रहे हैं, एमएसपी से क्या होगा, मुझे आप एक बात बताइए। क्या अभी तक जो निर्धारित रेट है ये लोग करते थे, एमएसपी देते थे, क्या अभी तक किसानों की उतने कीमत पर फसलें बिकी? मुझे आप बताइए। आप वही डेटा बात है, निकाल कर सही देखिए, बात। आप अभी तक नहीं बिकी। ये तो सिर्फ देश एक के अंदर 80 से जुमलेबाजी है। 90% और जिस छोटे पर और मझोले, जी बात रखें आप अपनी। बिल्कुल। तो क्या है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने ये जो नई नई नीतियां ला रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तत्कालीन सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसकी जितनी भी नीतियां आई हैं वो सारी की सारी अपनी जगह पर फैलू साबित हुई है। पूरे देश को मालूम है, पूरे देश इसको भुगत रहा है। आज आप देखिए, 2 करोड़ नौकरियां, साल की 2 करोड़ नौकरियां का देन वादा करने वाली सरकार ने लगभग लगभग, जो आंकड़े में देखता रहता हूं, 14 करोड़ नौकरियां तो ऑलरेडी छीन चुका है ये अपनी कार्यकाल में।
और कई जो और संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनको भी आप देखिए, उनको भी धराशायी करने पर लगे हुए। तो कहीं ना कहीं इनका जो मानसिकता है, इनकी जो मानसिकता है, जो आप देखेंगे मनुस्मृति आधारित थी पहले की, तो वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो बहुजनों को हक अधिकार देने के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है ये लोग। तो जिस प्रकार से ये, अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मैं इसको दिल से नहीं जोड़ूंगा। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ तो छलावा हमेशा से ही होता आया है, लेकिन इसमें मैं व्यक्तिगत अपना मत रख रहा हूं। मैं एक छोटा मझोला किसान हूं और मैंने अपने किसानी परिवार था हमारा, मैं उससे बिलोंग करता हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारा छोटा किसान होता है, उसके घर में शादी होती है या कोई बीमारी या कुछ भी आ जाए, तो आज ठीक है, आड़तियां हैं, जिनको आड़तिया मेरे यहाँ पे बोला जाता है, जो व्यापारी होते हैं हाँ, उनको, जिनसे पैसे का व्यापारी लेन देन आड़ती। करते हैं। हाँ, जिनसे पैसे का लेन देन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, चलो पैसे, फसलों का दाम तो औना पौना लगता ही है। किसान इस देश के अंदर अपनी फसल का दाम स्वयं निश्चित नहीं कर सकता। एक कंपनी गाड़ी निर्मित करती है, गाड़ी बनाती है, वो अपनी गाड़ी का स्वयं निर्धारण करती है कि इसकी इतनी प्राइस होगी। मोबाइल कंपनी है या जितनी भी आविष्कार की चीज है या कंपनी है, उन चीजों का निर्माण जो करती है वो कंपनी है, वो स्वयं का दाम रखती है। लेकिन किसान, हम बिना मोबाइल के जीवित रह सकते हैं, बिना गाड़ियों के जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना अन्न के हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन एक किसान अपनी फसल का दाम निश्चित नहीं कर सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे आड़तिया थे, छोटे मझोले जो किसान उनके पास जाते थे, बीमारी हो, शादी विवाह हो, कुछ भी हो, तो गांव से आते थे तो तुरंत उनको 2, 5, 10, 20 हजार रुपए जितने भी है, तो वो आड़तिया का गेट खटखटाते, गेट खटखटा के बोलते कि मेरे को इतने पैसे की आवश्यकता है और मुझे आप दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो आड़तियां हैं, उसकी आय के हिसाब से उनको पैसे दे देते थे और वो उनका काम चल जाता था। आज जिस प्रकार से मंडियों को खत्म किया जा रहा है, और आप जानते हैं कि आप सीधी फर्म आएंगी, बड़ी बात बताई फर्म थर्ड आपने, पार्टी मतलब के। इस चीज पे अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया कि हम्म, ये जो फर्म आएंगी अभी, तो ये मंडियों का जमीनी सच निजीकरण है किया जो जा आपने रहा बताया है। है। हाँ, ये मैं स्वयं इसको, हम लोगों ने भुगता है ना, हम गांव के भुगत आज। लेकिन जिस प्रकार से फर्में बन रही हैं, फर्में मैं सुन नहीं पा फर्स्ट रहा और हूँ सेकंड आपको पार्टी सत्यन जी। किसान। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। जी सुन पा रहा हूँ, हम्म, उस समय नहीं सुन पा रहा था। ठीक से आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल ठीक से आ रही है। हाँ। तो चलिए हम अच्छा लोग अच्छा। कंटिन्यू करते हैं। सत्यन जी ये जानना चाह रहे हैं अब हम कि सीधे तौर पे तो ये वही मैं कहा बात जा बता सकता रहा है था। कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जब 90% के आसपास, 80 से 90% के आसपास, एग्जैक्ट डेटा के अनुसार ये कह सकते हैं कि जो छोटे और मझोले किसान है, उसमें भी ज्यादातर ये छोटे मझोले किसान जो बटाई पे लेके खेती करते थे या किसी तरीके से अपना पालन पोषण करते थे, उनके लिए तो एक बड़ी समस्या आने वाली है। और कहीं ना कहीं इनको उन उद्योगपतियों के हाथों में झोंक दिया जाएगा तो मनुस्मृति तो लागू होगी ना फिर। हाँ, इनको तो बिल्कुल। रोड पे लाने की कोशिश की जा रही है, निजीकरण करके रिजर्वेशन पे वार किया जा रहा है। फिर युवाओं को, जिसमें से एससी, ओबीसी और एसटी के ज्यादातर युवा है, इनको भी रोड पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या घोषित मनुस्मृति लागू है? जी बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर जब से तानाशाही सरकार बनी है, इस देश के अंदर का माहौल भी यही है कि अघोषित इमरजेंसी आपातकाल तो ऑलरेडी लगी हुई है। आप देखिए, एक तरफ लोग, कई स्टूडेंट हैं जो गोलियां चला रहे हैं खुलेआम, हम्म, गोलियां चलाते हैं फलाने एक धर्म विशेष, जाति विशेष का नाम लेकर, नेताओं की बिल्कुल। भक्ति करते हुए, अंध भक्ति करते हुए उनको तुरंत बेल मिल जाती है। कई जगह तो किसी को पकड़ा ही नहीं जाता है। लेकिन आप इस देश के अंदर आप देखिए, जो बलात्कार कर रहा है, गैंगरेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, उसके समर्थन में रैलियां निकल रही हैं। जो गैंगरेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, उसको बचाने के लिए उसके समर्थन में रैलियां निकल रही हैं। लेकिन जो एक पीड़िता जो महिला है, या जो युवती है, या जो बच्ची है, बहन है, बेटी है, उसके समर्थन में, उसको न्याय दिलाने के लिए यदि आप समर्थन में आते हैं, रोड पर आते हैं, तो आप पर मुकदमा ठोक दिया जाएगा। हम्म। उत्तर प्रदेश का, आप ही के उत्तर प्रदेश की घटना है। कुलदीप सेंगर जो था, आपने देखा होगा उसका, पूरे उसका लगभग उस बेचारी बहन का
परिवार ही नष्ट होने के कगार पर ही है। वो आपने देखा होगा कितनी प्रताड़ना उस बेचारी बहन ने झेली है, लेकिन क्या हुआ आप बताइए? उसके समर्थन में रैलियां निकल रही हैं। एक ट्रेंड चल रहा है इस देश के अंदर, भारत के बारे में कहा जाता है अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। संविधान में भी आपने देखा होगा। विच्छेदित कर दिया गया अब पूरी तरह से इस चीज को। हाँ, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। विरोधाभासों से भरा, मजबूत अदृश्य धागों से बंधा हुआ भारत के बारे में कहा जाता है। विरोधाभासों से भरा, मजबूत अदृश्य धागों से बंधा हुआ। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर आप देखें विरोधाभास है। कई जातियां, 6,743 जातियां थी, जिनको बाबा साहब ने SC ST OBC में लाकर रखा। लेकिन मानवर साहब आए, हमारे रहबर आए, उन्होंने बहुजन शब्द का नारा दिया। तो मतलब विरोधाभास है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं एक संविधान, एक भारतीयता के द्वारा बंधे हुए हैं। जो मजबूत हमारे जो अदृश्य धागे हैं, वो दिखते नहीं है, उनके द्वारा बंधे हुए। लेकिन आप देखेंगे, पहले किसानों की मैं आपको बात बता देता हूं, जो मैंने स्वयं देखा है अपने गांव में। आप जब रात में बैठते थे, हम लोग जब छोटे छोटे थे, दादाजी वगैरह आग जलाते थे, वहां पे बैठते थे, तो बात होती थी किसानों की आपस में। क्यों भाई तेरा क्या रह गया, क्यों भाई तेरा क्या रह गया? वो बोलता मेरा फलाना खेत रह गया, मेरा फलाना काम रह गया, मेरा ठिकाना काम रह गया। तो ये सभी किसान जो वहां पर बैठे रहते थे मोहल्ले के, वो साथ में मिलकर उसका काम निपटवा देते थे। हम्म। जिस किसान भाई जो हमारा बेचारा पिछड़ रहा था, एक भाईचारा, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। लेकिन आज एक देश के अंदर, इस देश के अंदर महिलाओं को, बच्चियों को गैंगरेप किया जाता है। 5-5, 7-7, 3-3 साल की हैवानियत इतनी इस देश के अंदर आ गई है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं संरक्षण तो मिल रहा है। क्योंकि जब बलात्कारियों के समर्थन में लोग उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं और जो थोड़े मंदबुद्धि लोग होते हैं, उनको समर्थन मिलता है कि अच्छा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बच्चियों को जला दिया जाता है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। हमारी मंत्री महोदया, जब उनके आप देखेंगे कि वो आजम साहब थे, उन्होंने कुछ कह दिया था, मैं प्यार करता हूं, ऐसा करता हूं, वो कुछ, तो उस पर मतलब एक नहीं नहीं, महिला ये के चीज प्रति वो बोल दिया गया। तो उस पर हमारी मंत्री महोदया तमाम प्रकार की बातें करने लगी। लेकिन बच्चियों के साथ जो गैंगरेप होते हैं, उस पर किसी ने आवाज तक नहीं निकाली। मैं और मीडिया से तो मैं इतना, मुझे मतलब समझ में ही नहीं आता। आप देख रहे हैं पूरे लॉकडाउन। हेलो? जी सुनाई पड़ रहा है, आवाज आ रही। हेलो? जी जी, मुझे सुन पा आवाज रहे आ हैं? रही, बोलिए। हाँ जी, सुन रहे हैं। हेलो? सुन पा रहा आपकी हूँ आवाज सत्येंद्र नहीं जी, आ रही बोलिए। है। सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए, सुन पा रहा हूँ मैं। हेलो? मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ, 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 मुझे आ रही है आवाज। ठीक। जी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो हाँ, तो सकता आप है। देखिए मतलब किस प्रकार से इस देश का माहौल बदल गया। हाँ, आप दिख नहीं रहे हैं जो आप। हाँ, तो किस आप मुझे प्रकार दिख से रहे हैं, आप देख रहे कॉन्टिन्यूअस हैं कि दिख रहे हैं। देश का माहौल बिल्कुल बदल गया है। जी। हाँ, किस प्रकार माहौल बदल गया है पूरे कोरोना संकट काल में। जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, हाँ, आप मतलब आपकी जो पिक है वो रुकी हुई है। अ, आपका हेलो? नेटवर्क का इशू होगा हल्का सा, लेकिन मुझे आप बिल्कुल सुनाई पड़ रहे हैं। आप हेलो? बोलिए, बात करिए। आप अपनी बात रखें। हाँ, 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 हाँ। तो बात रुकी है, प्रवासी जो मुझे आवाज आ मजदूर रही है। थे, प्रवासी हमारे मजदूर थे, उनकी क्या हालत कर दी गई। और मीडिया तो अब मैं क्या बताऊं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। शर्म आती है। इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर किसानों का आंदोलन हो रहा है, लेकिन उसको सुर्खियों में तो छोड़िए, आप थोड़ी सी हेडलाइंस भी नहीं दिखाते। हाँ, दिखाएंगे कि गांजा चल रहा है बॉलीवुड में, ड्रग्स चल रहे हैं बॉलीवुड में, ये चल रहा है, वो चल, मतलब ये मीडिया ने जिस प्रकार से सही अगर मायने में देखा जाए, तो मीडिया को जो दिखाना चाहिए वो वास्तविकता में दिखाई नहीं रहा है। जो लोगों को असलियत बताना चाहिए, तो वो मीडिया से बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा मीडिया जिस देश का हो, तो उस देश में न्याय तो मिल ही नहीं सकता है किसी को। मैं आपको बता दूं। हेलो? सुन पा रहे हैं आप जी मुझे? सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोले बोले। हेलो?
कंटिन्यूअस करें आप, मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ। हाँ, तो ये स्थिति, तो ये स्थिति इस देश के अंदर है। बताइए कि मतलब अन्नदाताओं के लिए कितने बुरे संकट का दौर गुजर रहा है, लेकिन मीडिया बलात्कार और बहुजन तो कुछ उम्मीद रख ही नहीं सकते। हमने आज तक नहीं रखी है मीडिया से उम्मीद, तो क्योंकि हमारा मीडिया तो ये आप लोग हो, आप हमारे भाई लोग हो। तो बहुजन मीडिया तो ये सोशल मीडिया है जो हमारी बात हम अपने लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ये लोग तो चाहते भी नहीं है कि कोई बात निकल कर आए। सच्चाई तो इन लोगों ने कभी आज तक सामने आनी ही नहीं दी है। सिर्फ सत्येंद्र जी, एक चीज कपोल और कल्पित। पूछना चाहते हैं। जी ये पूछना चाह रहा हूं कि बिल तो पास हो गए हैं किसान के लिए, जी। अगर वापस नहीं लेते हैं तो फिर क्या करने वाली है एसपी? नहीं, हम लोग पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय, हमारे जो बहुजन युवा हृदय सम्राट हैं आदरणीय चंद्रशेखर भाई जी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो निर्देश होगा, हाँ, जहां तक मैंने बात की थी अभी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, और मैं 5 तारीख का एक आंदोलन भी किया था, तो उसमें भी मेरी चंद्रशेखर भैया जी से बात हुई थी। और हम लोगों ने उनके निर्देश हैं, हम लोग आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने 24 तारीख का भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था। जिला कार्यालय पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, वो पूरे सोशल मीडिया पर डला हुआ है पूरे देश के अंदर। पहली बार ऐसा जी हुआ जी। था। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई हैं, तो बहुजनों के नाम पर राजनीति करने वाले धन्ना सेठ जो बन चुके हैं आज, जो वोट और नोट की सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बहुजनों के लिए सच्चे हक अधिकार की बात आती है तो वो आज तक नहीं उठाते हैं। आज इस देश के जी, अंदर देशव्यापी आंदोलन मतलब एएसपी करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल देशव्यापी अगर आंदोलन। नहीं होता है, कुछ बिल में वापस नहीं लिए जाते हैं, सुधार नहीं किया जाता है, तो एएसपी देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। चलिए, मैं बिल्कुल आपसे और बिल्कुल भी चीजें राष्ट्रीय। जानता हूँ। आप युवा हैं, युवा हैं, हम्म राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बिल्कुल युवा हैं। हम्म एएसपी ऐसा क्या कर रही है, आजाद समाज पार्टी ऐसा क्या कर रही है कि युवा उसकी तरफ आए? क्योंकि युवाओं के कान में आज भी मोदी 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 की आवाज सुनाई पड़ती है। युवा सुनने को नहीं तैयार है कि मोदी इस राष्ट्र के युग निर्माता नहीं है आगे वाले आने वाले दिनों में। क्या कुछ ऐसा बिल्कुल। है कि युवा आपसे जुड़े? क्या योजनाएं हैं कि युवा आपसे जुड़े? कुछ तो सोचा होगा देखिए, आपने। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आज वोट हमारा है बहुजनों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का 80 से 90%। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसके दोषी अगर कहीं ना कहीं है तो हमारे खुद नेतागण हैं, जिन लोगों ने आज तक सिर्फ राजनीति की और बातें की बैठकर, लेकिन युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। मैं आपको बता दूं, तो सबसे बड़े दोषी तो हमारे जो नेतागण हैं वो लोग हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से भीम आर्मी का उदय हुआ है इस देश के अंदर, जो मान्यवर साहब के बाद आप देखेंगे, मान्यवर साहब के बाद बहुजन समाज बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था। और एक उम्मीद की किरण के लिए एक कहीं से एक किरण दिख के जाए, इस उम्मीद में पूरा बहुजन समाज बैठा हुआ था। तो हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई जी के द्वारा उस उम्मीद की किरण इस देश को दिखी है। और आपने देखा होगा, ज्यादातर हमारे अप्रशिक्षित युवाओं द्वारा, क्योंकि प्रशिक्षित भी नहीं है, क्योंकि 2003 से तो कैडर ही बन रही है। जब से मान्यवर साहब ने कैडर दिए थे तभी हमारा समाज कुछ प्रशिक्षित हुआ था। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सालों से तो प्रशिक्षित ही नहीं है। लेकिन युवा जिस प्रकार से निकल कर आ रहे, रोजगार है नहीं युवाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार है नहीं, काम बिल्कुल है नहीं है, नौकरियां है नहीं है। तो जिस प्रकार से जो लोकप्रियता बढ़ी, और कहीं पर भी देश के अंदर अन्याय अत्याचार होता है, मैं आपको, मुझे गर्व होता है इस चीज से। कई जो राज्य हैं, राज्यों की स्कीमें होती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर डायल 100 और 108 है, जो सरकारी स्कीमें हैं, कि जैसे कहीं पे कोई अत्याचार होता है, डायल 100 बुलाइए तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। तो मुझे गर्व होता है ये बताने के में, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी अन्याय अत्याचार होता है तो डायल 100 और 108 से पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता नौजवान वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो एक उम्मीद की किरण मिली है, तो निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे, दलित मुस्लिम जो गठजोड़ बन रहा है वो आदरणीय चंद्रशेखर भाई के द्वारा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान साथी है, कुछ हमारे भाई हैं जो भटके हुए हैं, जिनको कुछ अन्य अन्य बातों पे भटका के रखा है। अभी भी कुछ लोग हैं, अंधभक्ति है, तो वो भाइयों की अंधभक्ति जल्दी ही निकलेगी। और जिस प्रकार से युवा आ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आजाद समाज पार्टी और बहुजनों का है, और बहुजनों की सरकार इस देश के अंदर स्थापित होगी और राज्यों के अंदर स्थापित होगी। एमपी में उपचुनाव होने वाले हैं, बिहार में बिल्कुल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल। तो एसपी क्या इनमें प्रतिभाग करने जा रही है, चुनाव लड़ने के लिए जा रही है? नहीं, बिल्कुल। एएसपी अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो चंद्रशेखर भाई का निर्देश रहा, तो हम अपनी दम पर यहाँ पर सत्ता में भागीदारी करेंगे और हम सीटें जीत कर आएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब चूंकि पार्टी है, संगठन एक अलग बात होती है, पार्टी एक अलग बात होती है। पार्टी के अंदर निर्णय राष्ट्रीय कोर कमेटी द्वारा लिया जाता है, सभी लोगों से चिंतन मनन करके लिया जाता है, जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए, बहुजनों के लिए, भविष्य के लिए जो अच्छा निर्णय होगा, वो निर्णय चिंतन करके लिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहना चाहता हूँ, यदि मौका देते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो हम अपनी दम पर यहाँ पर निश्चित तौर पर हम सीटें जीत कर आएंगे उपचुनाव के अंदर। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, धरातल पर जाकर हम लोगों ने काम किया है, अन्य अत्याचार के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है। पूरे आप देख रहे होंगे लॉकडाउन के अंदर हमारे जितने भी कार्यकर्ता देश में जहां जहां पर थे, सभी लोगों ने, प्रवासी मजदूर जो निकल कर आ रहे थे, हमसे जो बना, हम लोगों से जो बना, हम लोगों ने किया। और हम लोगों का सिर्फ एक ही संकल्प था कि कोरोना से भले कुछ भी हो जाए, एक कोई चीज भी मर जानना जाए। चाहता हूँ कि क्या ये जो कोरोना काल में मजदूरों की और किसानों की जो मदद की गई है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल होगी। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी? अच्छा। तब्दील क्यों नहीं होगी? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने भाइयों से एक वोट चाहिए। वो भी हमें गुप्त में चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप, मतदान होता है गुप्त होता है, आप एक वोट दें, और वो निश्चित तौर पर वोट देंगे। हम जहां भी जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे देश के अंदर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के जिस प्रकार से काफिले निकल रहे हैं, ये कोई पैसे वाली पार्टी नहीं है, हम लोगों पे पैसा नहीं है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मोबाइल है, इसका कैमरा ठीक से नहीं आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो हम पैसे वाले लोग नहीं है, हम लोग जमीनी हकीकत वाले लोग हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब आपने भी देखा होगा कि चलो हमारा एक छोटा भाई, बड़ा भाई या समकक्ष का जो भाई है, वो अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, ईमानदारी से कार्य करता है, तो आपने भी मुझे यहाँ पर मौका दिया है। तो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं समाज के लिए। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मान्यवर साहब ने इस देश के अंदर सभी बहुजनों को, लगभग ज्यादातर बहुजनों को एक करके दिखाया था, हम भी आजाद समाज पार्टी में जल्द से जल्द सभी युवाओं की भागीदारी होगी और सभी लोगों को एक से एक करके बताएंगे बहुत जल्दी, चंद्रशेखर भाई के एक नेतृत्व बहुत में। बड़ा क्वेश्चन आपके ऊपर लग रहा है जब से पार्टी का गठन हुआ है। भीम आर्मी हम्म थी तो ये क्वेश्चन नहीं उठता था हम्म कि आप बीएसपी के वोट कटुआ है, आपका निर्माण कांग्रेस के इशारों पे इस पार्टी का निर्माण किया गया है, बीएसपी के वोटों हम्म को, बीएसपी का जनाधार को कम करने के लिए। इसके बारे में हम्म। आपकी क्या राय है? क्योंकि मध्य चलिए, प्रदेश में सबसे अगर आप पहले, चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव में चुनाव लड़ते हैं, तो फिर इसके बाद जो मेजर वोट कटेगा, कहीं ना कहीं जो लॉस होगा वो तो बीएसपी का ही होगा। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मुझे, हमारे लिए ये गर्व की बात है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं, आज तक तमाम पार्टियां इस देश के अंदर हजारों पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड है कि नहीं लेकिन है? सबसे बड़ा आपको माना जा रहा है कि आप किसी, मैं लोग कह मैं रहे हैं कि बीजेपी हो सकती है या कांग्रेस हो सकती है, उसके इशारों पे ये पार्टी बनी हुई है और कहीं ना कहीं मायावती जी को कमजोर करने के लिए हो रही है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आज तक इतनी पार्टियां बनी थी, लेकिन हम नौजवानों ने वो करके दिखा दिया। अभी तो हम लोग चुनाव भी नहीं लड़े हैं कहीं पे, हमने कहाँ पे वोट काट लिया? अभी तक तो हम लोग चुनाव भी नहीं लड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो बयान दे रहे हैं, उससे विकल्प के तौर पर हम लोगों को जनता देख रही है, वो भयभीत है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग, जो निकम्मे लोग हैं, वो भयभीत है, जो स्वयं काम नहीं कर पा रहे हैं, जो स्वयं काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो स्वयं काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर है। तब हमारी जो राजनीति है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता,
और ना मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन जो निकम्मे लोग हैं उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। निकम्मे लोगों को अब डर है कि अभी तक हम कौन है लोग जो करते निकम्मे आ लोग? एक बार इंडिकेट कर दीजिए, निकम्मे लोग किस पार्टी से नहीं हैं जिन्होंने इंडिकेट अभी नहीं कर तक पाऊंगा। कांशीराम जी निकम्मे की या बाबा साहेब की विचारधारा को इतना ज्यादा प्रबल या सुदृढ़ नहीं किया जितना आपने 15 मार्च 2020 को एक शपथ पूर्वक कहा कि नहीं, हम वहां उनके विचारों पे चल के बहुजन को एक दिशा देंगे, एक बिल्कुल सशक्तिकरण देंगे, एक ताकत देंगे और एक सरकार देंगे। कौन लोग हैं बिल्कुल ऐसे? बिल्कुल देखिए, वो हमारे रहबर हैं, चाहे कबीर साहब हों, संत रविदास जी हों, साहू जी महाराज हों, फुले साहब हों, फातिमा शेख हों और मान्यवर साहब हमारे रहबर हैं। आज ये जो जीवन है, आज मैं तौलिया डाला हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं की देन है। और उनके ही पद चिन्हों पे यदि हम लोग नहीं चलते, चलिए ना चले वो ठीक है, लेकिन उनके पद चिन्हों का गलत इस्तेमाल करें, उनका सिर्फ नाम लेकर और सिर्फ वोट और नोट की राजनीति करें, तो यह भी बहुजन समाज के लिए ठीक नहीं है। बहुजन समाज के लिए नेता नहीं है, बहुजन समाज की एक मिशन है, इसमें नेतृत्व करता है, जिसमें उम्मीद होती है, जो गरीब वंचित शोषित है उनको उम्मीद होती है कि हमारा कोई व्यक्ति जाएगा तो कम से कम शाम को मैं भूखा नहीं मरूंगा। आज तो स्थिति ये बन गई है देश के अंदर, निजीकरण पर, निजीकरण के माध्यम से आप देख रहे होंगे अच्छे अच्छे डिग्रीधारी हमारे जो भाई है उनको आत्महत्या करना पड़ रही है। स्थिति ये निर्मित हो गई है। तो जो मैं जिन लोगों ने आज तक सिर्फ बातें की थी, और हम लोग युवा हैं, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग आए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा है, आदरणीय चंद्रशेखर भाई ने स्पष्ट ठीक है, बोला है। आपने शिफ्ट तो कर मैं लिया। किसी को देखिए, व्यक्तिगत सर्वजन तो हिताय सर्वजन सुखाय से नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब वोट हमारे हैं, सत्ता हमारी होना चाहिए, भागीदारी हमारी होना चाहिए, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, सब लोग अपना अपना करिए, हमें अच्छा, किसी एक से कोई सवाल और समस्या नहीं है। जो जहन में आता है कि कभी जब बहुजन की ही बात होती है, सर्वजन की बात नहीं हो रही है, लास्ट सवाल है आपसे आज का, बता। तो क्या किसी भी सवर्ण को पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी? क्या ये मान के चला जाए सर्वजन हिताय सर्वजन नहीं सुखाय नहीं के नहीं, नारे पे नहीं जाएगी पार्टी? देखिए अभी तक जो निर्णय हम लोगों को है, सीधा सीधा ये है कि बहुजन व्यक्ति इसमें आएगा, बहुजन व्यक्ति की एंट्री होगी, बहुजन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। जब हमारे वोट हैं, आप लोगों ने आज तक हम लोगों को क्यों नहीं मुख्य धारा में लाया, मुझे बताइए। क्या उन लोगों ने इतनी भागीदारी दी हम लोगों को? 80-85% जो भागीदारी SC ST OBC और माइनॉरिटी की, 80-90-85 के करीब भागीदारी है। तो क्या इन लोगों ने हम लोगों को भागीदारी दी क्या? बताइए मुझे, कितने से चुनाव लड़ने वाले हैं? इन लोगों ने चलो 70% भी भागीदारी दी क्या हम लोगों को? नहीं दी ना। तो आपका है, आप भागीदारी जहां की पर मांग, नेतृत्व, भागीदारी हमें तक हमारा नहीं हक दी। चाहिए। बस हमें अपना हक चाहिए, और जब हम स्वयं कर सकते हैं, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। आप आइए, सरकार सत्ता हमारे हाथ में होना चाहिए, वोट बैंक हमारा है, जनसंख्या हमारी है, जो बहुजनों की बात करेगा वो इस देश पर राज्य करेगा। लेकिन अभी तक क्या बिल्कुल हुआ सही था कि बात हमारा सत्येंद्र जी, बहुत सही बात है। जो बहुजनों की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। हम्म, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कबीर न्यूज तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं आपका। आपने जो बात कही जी कि किसी तरह से जो निजीकरण लागू किया जा रहा है देश के अंदर, चिंताजनक है। किसानों के बिल, जैसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो छोटे और मझोले किसानों का होगा, जो कहीं ना कहीं मनुस्मृति की झलक दिखाता है। बिल्कुल आजाद समाज पार्टी भी पूरे तरह से जोश और खरोश से, शायद हो सकता है, अभी आपने खुलासा नहीं किया है, शायद हो सकता है कि एमपी चुनाव में भागीदारी प्रस्तुत करे। और उन्होंने राष्ट्रीय बताया है कार्यकारिणी। कि वो कटुआ कटुआ पार्टी नहीं है बीएसपी की, अपना नए एजेंडे के साथ, अपने सिद्धांतों पे जो मैं मानवर एक जी ने बात और मैं बाबा एक साहब बात ने कहना गढ़े हैं चाहता हूँ। उन पे कार्य करके आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत चलिए, बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपके मंच पर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी, आजाद समाज जय भीम पार्टी जी, जय जिंदाबाद, भीम। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद।